नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बेटा पराया धन। मेरी नवविवाहिता पुत्री चंचला जब पहली बार अपने ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। उसकी जिन दो सहेलियों को अपनी अपनी सासों से शिकायत थी, उनके बारे में वह कहा करती थी, निशा और मोना की सासुओं को तो मेरी सास से मिला देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब चंचला कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत सी हो गई। सोचने लगी, इसकी सास अनीता जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती है, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से भी महाकोटी है। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायत करती रहती। कभी कभी मुझे लगता चंचला कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। एक दिन वह बोली, मैं तो वहाँ भरपेट खाना भी नहीं खाती। क्यों? क्या वहाँ कोई तुम्हें खाने से रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहाँ खाने की मेज पर तुम लोग सब अपने हाथ से अपने मन का लेकर खाते हो। मन का कुछ बने तब ना कोई मन का खाए। मेरी पसंद का तो कुछ रहता ही नहीं। बात बात में तुम बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज एक साथ बन नहीं सकता। कुछ औरों की पसंद की चीज़ें भी खाना सीखो। वह बिगड़ उठी। तुम्हें भी उनकी तरह ही बोलने लगी हो। जो चीज़ नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी। केवल खाने की बात नहीं, बिटिया रानी किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पहल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? वह ठंडी सांस भरकर बोली, क्या बताऊं पहले पहल की बात। उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना ननद से करती है। सोनाक्षी तो यह काम ऐसे करती है, वैसे करती है, या फिर अपना उदाहरण देती रहती हैं कि यह काम मैं ऐसे करती हूँ, वह काम मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे माँ बेटी ही सब कुछ जानती हैं। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम? क्या बताऊँ? यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती हैं कि चंचला बिटिया दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कम बेसी नहीं होगा। मैं और सोनाक्षी तो हमेशा यही करते हैं। अच्छा माँ बतलाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, और यदि दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैं धीरे से बोली, लेकिन ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वह स्वाद नहीं आता बेटी। हाँ, यदि कभी गलती से दाल अधिक देर चढ़ी हुई रह जाए तो गाढ़ी हो गई हो तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। और यह भी है कि किसी के घर में लोग पतली दाल पसंद करते हैं और किसी के घर में दाल गाढ़ी पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती हैं। आखिर दाल के अनुसार नाप कर पानी देने में हर्ज ही क्या है? सुनते ही चंचला बिगड़ उठी। गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो अनी का पक्ष लिए जा रही हो। कहकर चंचला ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा यह बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल में आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता। उसे खुश रखने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि यह तिल का ताड़ बना रही है। फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती है। हाँ तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे वजन ही बढ़ता है। इसलिए तो हम यहाँ मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती हैं और फिर उस घी को दाल छोंकने के काम में लाती हैं। ठीक तो है, उतना घी खाना भी चाहिए। चंचला के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ तुम उन्हें नहीं जानती, वे खाना बनाते बनाते उसे झूठा भी कर देती हैं। मतलब? वहाँ मेरे ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनती हैं। क्या तुम जानती हो? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती है। पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती हैं, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सिकती रहती हैं तब वे तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती हैं और चबाती खाती रहती हैं। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ छूटा होता है, और उस छूटे हाथ से छूने से कोई चीज़ छूटी होती है। उछाल उछाल कर खाने से तो
ना तो हाथी छूटा हुआ और ना ही सारी पकौड़ियाँ। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वे एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती हैं। उसी में से सबको एक एक उठा लेते हैं और फिर उसी में से एक नौकरानी को भी दे देती हैं। यह क्या झूठा खिलाना नहीं हुआ? नहीं रे, ऐसे भी क्या कभी झूठा होता है? जब तक वह रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद रविकांत एमबीए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल में उन्हें कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहाँ एक किराए का घर खोज लिया तो चंचला को भी वहीं ले गए। जल्दी ही चंचला के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अनीता जी ने हम दोनों को भी आने का आग्रह किया। उधर चंचला और दामाद जी का भी अनुरोध था। हम चले गए। शादी के घर में चंचला ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अनीता जी भी मौका मिलने पर चंचला की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें यह गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वह खाना बनाना हो या बनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास करती। अनीता जी कहती, कपड़ों गहनों में भी चंचला की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई ना कोई शिकायत पर मेरे कान में आकर कह जाती। है, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर अनीता जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा चंचला नई बहू के पास बैठी सासू माँ के विरुद्ध उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर वह उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी निकिता से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है, तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी। नई बहू निकिता मेरी ओर अचरज से देख रही थी कि मैं माँ होकर भी अपनी ही बेटी के विरुद्ध बोल रही थी। चंचला और रविकांत को 2 दिन के बाद कोलकाता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, चंचला में अभी थोड़ा बचपना है, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वह जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा, चंचला तो कोलकाता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी। धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फ़ोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने। मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को बुलाओ ना अपना घर देखने के लिए। अब तो वहाँ का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी, मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बातें कर रही हो? वे आखिर तुम्हारी पति की माँ हैं। माँ हैं। तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है वे इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियाँ खूब अच्छी लगती हैं, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियाँ नहीं खाना चाहते, इसलिए यह नाश्ते में ताज़ा रोटियाँ बनाती हैं। एक यही बात नहीं, और भी बहुत बातें हैं, फ़ोन पर क्या क्या बतलाऊँ। सुनो चंचला, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने ज़माने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहते हैं। तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी? अच्छा, बाद में मिलने पर सुनूंगी और सब। अभी फ़ोन रखती हूँ, रविकांत के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों बाद आखिर अनीता जी अपने बेटे बहू के घर गई। जितने दिन वे वहाँ रहीं, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गई। तब चंचला और रविकांत भी उनके साथ गए, क्योंकि वहाँ एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंचला लौटी
तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ, तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती हैं। मैं चौंकी, लेकिन वे तो फोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की भी सदा तारीफ करना करती हैं। तारीफ कर करके ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल लेती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी में काम तो सभी के घर रहता है। तुम्हारी दो जनों की गृहस्थी में भी काम तो होते ही होंगे ना। वह चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है, दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो चंचला? माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है। उसने कहा, अच्छा छोड़ो यह सब, अब बतलाओ तुम लोग कब आ रहे हो? तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने चंचला के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहाँ जाकर 4-5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वह हमेशा रविकांत पर रौब जमाती रहती, जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती। वे बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती थी कि वे दफ्तर देर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें उनका भला क्या दोष। घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं। लेकिन रविकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे, तो वह अपने गुस्सेल स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे फिर समझाना चाहा तो वह बिगड़ कर बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वे हम दोनों के बीच पड़ती हैं तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वे दामाद जी की माँ हैं। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है। फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ सकता है। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी तुम जानो। मेरी इस बात का चंचला पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वह जमाई जी पर कम ही नाराज होती, पर सास की बुराई का सिलसिला चलता रहा। रविकांत के सामने भी वह उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वह सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना मिलता है। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अनीता जी बीमार हैं। चंचला और रविकांत उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। अनीता जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफ़ी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, चंचला की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही कर्मठ भी। मैं बड़े मन से अपनी सास अनीता जी की सेवा में लगी रहती। मैंने यह भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, निकिता बेटा, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वह हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज़्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं बोली। बच्चे खाने में भी देर बहुत लगाते हैं। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खाना खिलाने में काफ़ी समय लग जाता था। बिटिया रानी को यह सब बतलाती तो वह कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वह बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिर में खाती है। बहुओं के प्रति उसकी सास की
के निश्चल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए। वह तो अपने पति रविकांत के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। चंचला अकेली घर पर ऊबती रहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती? इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जच गई। वह अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल गई। अब वह व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा ही करती कि वे घर के कामों में भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता। मुझे लगा अब उसका साथ शिकायतनामा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार बड़े दिनों की छुट्टियों में वह ससुराल जाकर लौटी तो शिकायत का एक नया सूत्र मिल गया था। फ़ोन उठाते ही बोली, जानती हो मम्मी, मेरी देवरानी भी पढ़ी लिखी है। चाहे तो वह भी घर से बाहर कहीं कोई काम कर सकती है, पर उसे कोई घर से बाहर कुछ करने ही नहीं देगा। वह बाहर जाएगी तो मम्मी जी की गृहस्थी का बोझ भला कौन ढोएगा? मैंने हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया। सोचा अब तो उस गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें अनीता जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर के कामों में लगी रहती हैं। चंचला के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, अभी तो उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वे ही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वे ही किया करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी को कहाँ कुछ समझने और सुनने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंचला के ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने निकिता से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता? वह हंसी, मौसी जी, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वह काफ़ी है, उससे अधिक की तो अभी दरकार नहीं। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी यदि नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यूँ तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती हैं कि यदि मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं कर सकती हूँ, वे घर और बच्चों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर से बाहर कुछ करने का मेरा ज़रा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंचला को मैंने निकिता की ये बातें बतलाई तो वह कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई, बस अपना ही राग अलापती रही। वह तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी, अपने पति के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती गई। रविकांत उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगे और इस संबंध में अपनी माँ से भी सवाल जवाब करने लगे। चंचला की बात पर विश्वास कर वे यह समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फ़ोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अनीता जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वे अपने पति के साथ कोलकाता गई। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस बनना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ वह निर्देश भी दिया गया कि वह भूखी न रहें और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रही। यह सब उन्होंने मुझे फ़ोन पर बतलाया। पोते पोती की जिद के कारण उन्हें वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। वे घर के काम में भी चंचला की मदद करने लगी। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वे उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे रविकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है। कटहल का मौसम ख़त्म होने को था।
पर महेश जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। अनीता जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफिन देने का काम चंचला स्वयं ही करना चाहती थी। एक दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफिन तैयार कर दिया तो चंचला नाराज सी लगी, अतः इस काम से दूर ही रहती थी। उस दिन जब चंचला टिफिन तैयार कर रही थी तो अनीता जी ने पास जाकर कहा, रविकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है, इसे टिफिन में दे देना। चंचला बोली, पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे ख़त्म होने दीजिए। और उसने रविकांत को टिफिन में पहले वाली सब्जी ही डाल दी। अनीता जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, पहले की बनी सब्जी पहले ख़त्म होनी चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंचला ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और रविकांत को वे ही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थालियां में डाली पर रविकांत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई अनीता जी सब कुछ देख रही थी पर बोली कुछ नहीं। उन्होंने सोचा, कल टिफिन में दे देगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन अनीता जी जब रसोई में आई तब तक रविकांत का टिफिन भरा जा चुका था। उन्होंने महेश जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी लगभग उतनी की उतनी फ्रिज में ही रखी है। उन्होंने सोचा, हड़बड़ी में शायद बहू रविकांत को कटहल की सब्जी देना भूल गई हो। कोई बात नहीं, वे सब्जी बदल देती हैं। उन्होंने डब्बा खोला ही था कि चंचला आ गई और जोर से बोली, यह आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? मेरी जासूसी कर रही हैं? क्या मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं। बोलते बोलते वह रोने लगी। शोर सुनकर रविकांत आ खड़ा हुआ, बोला, चंचला ने टिफिन दे तो दिया था, फिर तुम उसे खोलकर क्या देख रही हो? वह मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अनीता जी हैरान सी खड़ी थी, वे किससे क्या कहें। इतना तो वे समझ चुकी थी कि बहू को ईर्ष्या रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है बेटे के प्रति माँ के स्नेह से, इसीलिए उसने रविकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वह माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंचला ने मुझे यह वाकया सुनाया तो भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा, अगर चंचला की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई ना कोई खोट निकाल ही देती। युग उलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया की समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती हैं। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही अपनी सास के साथ करना चाहती हैं। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना होता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा पराया धन है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।